नमस्कार, मैं हूं शिल्पा पाठक। बिहार आवर में आपका स्वागत है। आज है 2 जून और बढ़ते बिहार की 25 बड़ी खबरें की। एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट के लिए आवेदन। वर्ष 2021 के दूसरे एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट के लिए आवेदन प्रक्रिया भारतीय वायुसेना से कल शुरू है। इससे पहले वायुसेना के द्वारा वर्ष में 2 बार आयोजित किए जाने वाले एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट के लिए जारी नोटिफिकेशन के अनुसार जुलाई 2022 में फ्लाइंग ब्रांच में शॉर्ट सर्विस कमीशन और ग्राउंड ड्यूटी के ब्रांच में परमानेंट कमीशन की कुल 334 रिक्तियों के लिए आवेदन प्रक्रिया 1 जून से 30 जून के लिए 2021 तक चलाए जाने की घोषणा की गई थी। साथ ही इसमें आवेदन के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए इससे पहले भारतीय वायुसेना के AF कैट से संबंधित पोस्टल करियर इंडिया airforce.cdac.in या afcat.cdac.in पर विजिट करना होगा। इसके बाद होम पेज पर दिए गए कैंडिडेट्स लॉगिन में उपलब्ध कराए जाने वाले AFCAT 2021 सर्वर के लिंक पर क्लिक करना होगा। फिर नए पेज पर पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा और फिर रजिस्टर्ड ईमेल ID व पासवर्ड की मदद से लॉगिन करके उम्मीदवार ऑनलाइन अप्लाई फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। 15 जून तक जमा करें जून 2021 टर्म इन एग्जाम के असाइनमेंट। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने जून 2021 टर्म इन एग्जाम देने जा रहे लाखों छात्र छात्राओं के लिए बड़ी राहत देते हुए असाइनमेंट और अन्य रिपोर्ट को जमा कराने की आखिरी तारीख को बढ़ा के 15 जून 2021 तक कर दिया है। इग्नू के द्वारा सोमवार 2021 को ऑफिशियल वेबसाइट ignu.ac.in पर जारी अपडेट के अनुसार जून 2021 TEE के लिए रजिस्ट्रेशन अपने असाइनमेंट, फाइनल प्रोजेक्ट और फील्ड वर्क जर्नल और इंटर्नशिप रिपोर्ट को अब 15 जून तक जमा कराने के लिए कर दिया गया है। साथ ही विश्वविद्यालय की UG, PG और अन्य कोर्सेज के ऐसे छात्र छात्रा जिन्हें जून 2021 के लिए परीक्षा फॉर्म भरे हैं या भरने जा रहे हैं, वे अपने असाइनमेंट या अपने रिपोर्ट को इग्नू के पोस्टल पर उपलब्ध कराए जाने वाले लिंक के माध्यम से ऑनलाइन जमा करा सकते हैं। पटना यूनिवर्सिटी 12वीं के मार्क्स के आधार पर एडमिशन। अगर आप पटना विश्वविद्यालय में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। जी हाँ, इस साल 12वीं के अंकों के आधार पर पटना यूनिवर्सिटी में दाखिला प्राप्त होगा। आपको बता दें कि इससे ग्रेजुएशन के सभी कोर्स शामिल होंगे, चाहे वह ऑनर्स हो या पास कोर्स, फिर वोकेशनल कोर्स। ऐसे पहली बार हुआ जब पटना यूनिवर्सिटी ने 12वीं के प्राप्त के साथ ही आधार पर वोकेशनल कोर्स में दाखिला लेने की अनुमति दे दी। हालांकि PG कोर्स में छात्रों को पहले की तरह ग्रेजुएशन में प्राप्त अंकों के आधार पर दिया जाएगा। पटना यूनिवर्सिटी की एकेडमिक काउंसिल की सोमवार की हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। रिपोर्टर्स की माने तो यूनिवर्सिटी भले ही इन कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए टेस्ट का आयोजन नहीं करा रही, लेकिन वह इसके लिए इंटरव्यू लेने पर विचार कर रही है। CBSE 12वीं बोर्ड परीक्षा फैसले के लिए अभी और इंतजार करना होगा। CBSE 12वीं बोर्ड परीक्षा होगी या नहीं, छात्रों को इसका जवाब पाने के लिए थोड़ा और इंतजार करना होगा। फिलहाल केंद्र सरकार CBSE इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षाओं को लेकर कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहती है। कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा रद्द की मांग पहली याचिका पर तीसरी सुनवाई अब 3 जून को होगी। इसके बाद सरकार बोर्ड परीक्षाओं पर अपना फैसला सुना सकती है। वहीं दूसरी ओर केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक अब कोरोना वायरस संबंधित परेशानी के चलते एम्स हॉस्पिटल में भर्ती हो गए हैं। कोरोना संक्रमण में गिरावट, 24 घंटों में 1,27,510 नए मामले। पिछले दिनों जिस तरह कोविड-19 के मामले में तेजी के रिकॉर्ड बन रहे थे, ठीक उसी तरह अब मामलों में आ रही कमी रिकॉर्ड कायम करने लगी है। मंगलवार सुबह नए संक्रमण के मामले का आंकड़ा अप्रैल के बाद सबसे कम रिकॉर्ड रहा है। भारत में बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस संक्रमण के 1,27,510 नए मामलों की पहचान हुई है। 2,795 लोगों की मौत दर्ज की गई। वहीं 2,55,258 लोग संक्रमण से स्वस्थ हुए हैं। बिहार में मिले 1,113 नए मामले। एक्टिव केसों में आई काफी कमी। अब बिहार में संक्रमित मरीजों की मिलने की संख्या 1000 के करीब पहुंच गई। इसकी वजह बिहार में लॉकडाउन लगना जा रहा है। प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार कम हो रहे हैं। कोरोना पॉजिटिव के नए केस हर दिन मिल रहे हैं तो लेकिन पहले की तुलना में काफ़ी कमी आई है। वहीं 24 घंटों में 1,1113 नए पॉजिटिव केस आए हैं, जिसमें राजधानी का आंकड़ा भी शामिल है। आपको बता दें कि पटना में 164 पॉजिटिव मामले मिले हैं। लगातार तीसरे दिन पटना में कोरोना के नए मामले 200 के अंदर मिले हैं। वहीं कैमूर में 3 और बक्सर में 4 और भोजपुर में 5 नए मरीज मिले हैं। सिवान के ग्रामीणों ने दिखाया जज्बा, आपसी सहयोग बना डाली सड़क। सिवान दरौंदा में वर्षों सड़क समस्या से जूझ रहे ग्राम पंचायत शहरी के कोडा नंबर 12 के ग्रामीणों ने बगैर किसी शासकीय सहयोग के खुद के दम पर जन सहयोग से अपनी राह को आसान कर लिया है। इस वार्ड के ग्रामीणों ने करीब 250 मीटर लंबे मार्ग पर मिट्टीकरण कर आवागमन के लिए रास्ते का निर्माण किया है। यह अपना रास्ता को खुद सुगम बना रहे हैं। मुख्यमंत्री सड़क योजना का इन्हें लाभ नहीं मिला है। इस वर्ष इंतजार है कि मुख्यमंत्री सड़क योजना या मनरेगा के अंतर्गत बारिश के पूर्व गाँव तक कच्ची सड़क बन जाएगी, लेकिन जब कोई सुगबुगाहट नहीं देखी गई तो ग्रामीणों ने जन सहयोग से इस मार्ग को सुगम करने का निर्णय ले लिया।
अपने स्तर पर हर व्यक्ति के साधन जुटाए। और आपको बता दें, किसी की नगद राशि दी हो या किसी की भी अपने संसाधन लगाएं। कुछ लोगों ने अपनी निजी जमीन भी सड़क के निर्माण में दे दिए। वैक्सीनेशन एक्सप्रेस देखकर भाग रहे हैं लोग। सरसा बना इटहरी में कोरोना की लड़ाई में अब तक सबसे सशक्त हथियारी वैक्सीन ही साबित हुआ है। जी हाँ, ग्रामीण इलाकों में अशिक्षा और जागरूकता का भाव इससे फैलने नहीं दे रहा है। यह 100% वैक्सीनेशन कराना किसी चुनौती से कम नहीं है। अब जब टीका लोगों के घर पहुंच रहा है तो लोग लगवाने से इनकार कर रहे हैं। वैक्सीन एक्सप्रेस जहां पहुंचती है वहां टीका लगवाने आते ही नहीं है। टीम का नेतृत्व कर रहे डॉक्टर लक्ष्मण सिंह ने महिलाओं को समझाया, लेकिन वे समझने को तैयार ही नहीं है। डॉक्टर लक्ष्मण कुमार ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों के वैक्सीनेशन पहुंचने के लिए लोग रथ को लेकर भाग रहे हैं। साथ ही हमारी टीम के द्वारा घर घर जाकर समझाना पड़ता है। बहुत समझाने पर इक्का दुक्का लोग वैक्सीन लगाते हैं। इसमें सामाजिक संगठनों और जनप्रतिनिधियों को इसके संदर्भ में जागरूकता अभियान चलाने की अपील की गई। अफसर बनकर हाईवे पर ट्रक लूटने वाले 6 लुटेरे गिरफ्तार। नवादा जिले से होकर गुजरने वाले NH-31 पर ट्रक को लूटने की कोशिश में जुटे 6 लुटेरे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जी हां, रजौली स्थित हाईवे पर रविवार की रात गश्ती में मुस्तैद पुलिस ने सभी को दबोचकर वहां लुटेरे गिरोह का खुलासा किया। सभी लुटेरे गया नालंदा जिले के हैं और जो अक्सर बन वाहनों को लूटते थे। गिरफ्तार लुटेरों से रजौली और मुस्लिम थाना क्षेत्र पूछताछ कर रही है। पुलिस को 10 दिन तक थाना क्षेत्र के स्थित एक जगह से लूटे गए लाखों के सरे लदे ट्रक मामले में सुराग मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। बिहार बाढ़ सुरक्षा सप्ताह। राज्य में 1 से 7 जून तक बाढ़ सुरक्षा सप्ताह का आयोजन होगा। जी हां, इस सुरक्षा सप्ताह के आयोजन के लिए सभी डीएम से अध्यक्ष, जिला आपदा प्रबंधक प्राधिकरण को दिशा निर्देश भेज दिया गया है। सप्ताह सुरक्षा के मौके पर लोगों को बाढ़ से होने वाली क्षति, फसल की क्षति समेत जान माल की क्षति से बचाव की जानकारी देने के लिए जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान राज्य में वैश्विक महामारी कोविड से बचाव के लिए सभी प्रोटोकॉल को अपनाने की सलाह दी गई। लोगों में जागरूकता के लिए ऑनलाइन कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं। जन संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने बताया कि बाढ़ के प्रभाव को कम करने के लिए विभाग के द्वारा लगातार नई तकनीकों के इस्तेमाल के साथ साथ नए प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में मैथमेटिक्स सेंटर की स्थापना की गई है, जिसके साथ वर्षा और नदियों के जलस्तर का अगले 72 घंटा का अत्यंत सटीक पूर्वानुमान रोज किए जाएंगे। साथ ही FLIS द्वारा फ्लड फोरकास्ट मॉडल के तैयार किए जा रहे हैं। इसके अंतर्गत बामगदी, अधवरा, कोसी, गंडक और महानंदा नदियों का बाढ़ से संबंधित पूर्वानुमान तैयार किया जा रहा है। लॉकडाउन में लगातार बरामद हो रही है शराब। नालंदा लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू में पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम लगातार शराब की खेप को बरामद किया जा रहा है। जी हां, गुप्त सूचना पर सोमवार की रात उत्पाद विभाग की टीम ने दीपनगर थाना इलाके के कंचनपुर गांव के समीप छापेमारी कर 40 लाख की शराब बरामद की है। उत्पाद अधीक्षक विजय शेखर दुबे ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि कंचनपुर के समीप सुनसान इलाके में ट्रक से शराब की खेप को मंगाई गई है। इसकी सूचना पर टीम बनाकर छापेमारी की गई, जहां से ट्रक पर लदे 205 कार्टून विदेशी शराब को बरामद कर लिया गया। हालांकि टीम को देखते हुए चालक और धंधेबाज मौके से फरार हो गए। ट्रक और वहां खड़े एक पिकअप वैन को जब्त कर लिया गया है। सड़क हादसे के घायलों को पहुंचाए अस्पताल, मिलेगा इनाम। बिहार सरकार ने सड़क दुर्घटना के घायल पीड़ितों को अस्पताल पहुंचाने वाले लोगों को 5,000 रुपए इनाम देने की घोषणा की है। जी हां, सरकार ने तय किया कि यदि कोई व्यक्ति दुर्घटना में घायल होने वाले पीड़ितों को अस्पताल पहुंचाएगा तो उसे इनाम के तौर पर 5,000 रुपए दिए जाएंगे। बिहार सरकार ने यह फैसला सड़क दुर्घटना से होने वाली मौत के आंकड़े को कम करने के लिए तैयार किया है। आंकड़ों के अनुसार राज्य में दुर्घटना में 2014 से 2020 तक 42,000 लोगों की मौत हुई है। इनमें कई ऐसे लोग शामिल जिन्हें यदि समय के अनुसार अस्पताल पहुंचा दिया जाता तो उनकी जान बचाई जा सकती थी। वहीं 45,000 लोग घायल हुए थे। इसी को देखते हुए बिहार सरकार के परिवहन विभाग ने प्रस्ताव तय किया है कि अनुमान देखा जाता है कि सड़क दुर्घटना में घायल पीड़ित को यदि कोई अस्पताल पहुंचाता है तो उससे घंटों तक सवाल जवाब किए जाते थे। पुलिस उसे गवाह बना लेती थी और उसे बेवजह कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ते थे। सबीर अली बने बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के महामंत्री। जेडीयू छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले पूर्व राज्यसभा सांसद सबीर अली को पार्टी ने 6 साल बाद अल्पसंख्यक मोर्चा का महामंत्री बनाया है। सोमवार को बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा की राष्ट्रीय टीम का ऐलान किया गया है। इसमें सबीर अली को बिहार का महामंत्री बनाया गया। हालांकि जब अली ने बीजेपी का दामन थामा था तो उनका काफी विरोध हुआ था। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोमवार को अल्पसंख्यक मोर्चा के 20 सदस्य राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा की। इससे सबसे ज्यादा सदस्य उत्तर प्रदेश में थे। इसके बाद बिहार के 2 सदस्यों की राष्ट्रीय मोर्चा में जगह मिली है। बिहार से अली के अलावा अररिया में मुफ्ती अब्दुल वहाब कासमी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया। लॉकडाउन के बाद बिहार में बदलेगा निवेश का माहौल।
पटना कोरोना की वजह से पिछले 2 साल से बिहार के विकास पर असर पड़ा है। रोजगार की समस्या के साथ आर्थिक तौर पर बिहार को झटका लगा है, लेकिन अब बिहार सरकार इसे निपटने के लिए प्रयास जुट गई है और इसके तहत बिहार में निवेश को बढ़ावा देने के निवेश के कई प्रस्ताव को हरी झंडी दिखा दी गई है। उम्मीद जाहिर की गई कि निवेश के इस कदम से बिहार में रोजगार के साथ साथ आर्थिक हालत भी बेहतर होंगे और साथ ही भारत की कई बड़ी कंपनियों ने बिहार में लंबे समय के बाद निवेश करने में रुचि दिखाई है। बहुत बड़ी कंपनियों के नाम जो बिहार में निवेश करते हैं उनमें सज्जन जिंदल ग्रुप की JSW प्रोडक्ट लिमिटेड है, हल्दीराम भोजपुरियावाला, बायोफ्लूप्स, मैक्रोमैक्स और बायोफ्लूज, एलायंस इंडिया, क्यूजम प्रोडक्ट्स, बिहार डिस्ट्रिक्ट एयर, वायरस इंडिया आदि शामिल है। बिहार में 3516 करोड़ के 70 निवेश के प्रस्ताव के लिए बिहार के उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन बेहतर उत्साहित है। उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले समय में बिहार में भी और बड़े निवेशक आएंगे। ये तो शुरुआत बात है, साथ ही बिहार में निवेश की काफ़ी संभावना जताई जा रही है। निवेश करने वाले निदेशक के साथ इस बात को बखूबी जानते हैं। बिहार में पंचायत चुनाव, कोरोना के कारण चला चुनाव। बिहार संक्रमण की बिहार के पंचायत चुनाव समय में नहीं कराए पाए गए। साथ ही इस बीच बिहार की सरकार ने कैबिनेट की बैठक में इस संदर्भ में यह अहम निर्णय लिया है। इसके तहत पंचायतों में पारदर्शी समिति की नियुक्ति की जाएगी। यह किसी कारण से ग्राम पंचायत का आम निर्वाचन कराना संभव नहीं है, जो पंचायत भंग हो जाएगी। अब ग्राम पंचायत की विकास कार्य परामर्श समिति के द्वारा की जाएगी। बिहार के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि संविधान में यह नियम है कि 5 साल से अधिक पंचायतों का कार्यकाल नहीं बढ़ाया जा सकता। ऐसे में बिहार कैबिनेट में परमिश के साथ ही बनाने का कार्यक्रम किया जा रहा है। इस प्रस्ताव में राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। मंत्री ने कहा कि समिति में कौन कौन होंगे और इस बात पर निर्णय होगी कि इन्होंने ये साफ कर दिया कि पंचायतों के प्रशासक नियुक्ति नहीं किए जाएंगे। गोपालगंज, भारी बारिश से गंडक के जलस्तर में वृद्धि, निचले इलाकों में भरा पानी। लगातार कई दिनों की बारिश की वजह से गंडक के जलस्तर में मामूली बढ़ोतरी हुई है। इससे गोपालगंज सदर अनुमंडल के दियारा इलाकों में ग्रामीणों की परेशानी बढ़ गई है और जहां पानी बढ़ने के साथ ही सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण अब अपना घर बार छोड़कर दूसरे जगहों पर पलायन करने लगे हैं। सदर प्रखंड के खाव, मकदमशुरपुर और जगरी टोला गांव के निचले इलाके के लोग अपने घरों को छोड़कर अपने रिश्तेदारों के यहाँ किसी ऊंचे सुरक्षित स्थान की ओर लगातार जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। जीप, ट्रैक्टर या दूसरे साधन से लोग अपने सामान को समेटकर अपने घर वालों को लेकर कहीं और जा रहे हैं। आपको बता दें कि गोपालगंज सदर प्रखंड का यह इलाका गंडक के निचले क्षेत्रों में आता है, जिससे गंडक के पानी के बढ़ते ही गाँव में पानी आता है, जिसकी वजह से इसके इलाके को चारों तरफ पानी से घिर जाते हैं। थर्ड वेव कोरोना की आशंका से हड़कंप 27 जिलों में बनेगा 10-10 बेड वाला बच्चों का ICU। कहा जा रहा है कि नवंबर के आसपास कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है। जी हां, ऐसी भी आशंका व्यक्त की जा रही है कि थर्ड वेव के दौरान सबसे ज्यादा नुकसान बच्चों को पहुंच सकता है। हालांकि इस बीच बिहार के दरभंगा से ऐसी खबर सामने आई है कि अभी से लोग में दहशत में है। दरअसल दरभंगा मेडिकल कॉलेज में एक दिन में ही 4 बच्चों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि इनमें से एक बच्चा कोरोना संक्रमित पाया गया, जबकि 3 बच्चे की रिपोर्ट निगेटिव आई थी। हालांकि मिली जानकारी के अनुसार 3 बच्चों को निमोनिया की शिकायत थी और सभी को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। जाहिर है कि तीसरी वेव की आशंका के बीच इस 4 बच्चों की मौत के बाद हड़कंप मच गया है। अस्पताल के प्रिंसिपल ने बच्चों को सांस लेने में दिक्कत की पुष्टि की है। यह जानकारी साझा की कि उनमें एक बच्चा कोरोना पॉजिटिव था, बाकी 3 बच्चे की रिपोर्ट नेगेटिव आई। हालांकि प्रिंसिपल ने बताया कि तीनों बच्चों में निमोनिया जैसे लक्षण भी थे, उनकी हालत गंभीर थी। जाहिर है कि मामला गंभीर है और इसको लेकर अब बिहार सरकार के स्तर पर सतर्कता बढ़ती जा रही है। इसके साथ ही असामान्य परिस्थितियों के लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। एम्बुलेंस खरीद में घोटाला, CM नीतीश से जांच की मांग। सिवान अभी भाजपा नेता राजीव प्रताप रूढ़ी ने जुड़ा एम्बुलेंस छिपाए जाने का मामला पूरी तरह से शांत ही नहीं हुआ था कि बिहार में एक और एम्बुलेंस घोटाला का मामला प्रकाश में आया है। पूर्व मंत्री विक्रम कुंवर ने MNLA और साथ ही MNLC फंड से दिए गए एम्बुलेंस में घोटाले का आरोप लगाया। विक्रम कुंवर ने बताया कि 7 से 8 लाख की एम्बुलेंस 21 से 22 लाख में खरीदी गई थी। इस मामले का दस्तावेज दिखाते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जांच की मांग की। विक्रम कुंवर ने दावा किया कि ये एम्बुलेंस गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस यानी GCM और पोस्टल से खरीदने के बजाय किसी अन्य संस्था से खरीदी गई एम्बुलेंस और अन्य सामान के साथ ही ज़्यादा मूल्य बढ़ाकर लिखा गया है, उसकी राशि निकाल ली गई है। विक्रम कुंवर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ ही निगरानी विभाग के प्रधान सचिव समेत अन्य वरिष्ठ पदाधिकारियों को पत्र लिखकर एम्बुलेंस खरीदी की पद का दुरुपयोग करते हुए नियोजित पठन के साथ ही सरकारी राशि की क्षति करने का आरोप लगाया है। जीविका दीदियों का कमाल, बना डाले 5 करोड़ 60 लाख मास्क।
बिहार में जीविका दीदियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। जी हां, कोरोना के संकट में जीविका दीदी मास्क बनाकर कमाई कर रही है। सूबे में 999 केंद्रों में मास्क बनाए जा रहे हैं। अब तक जीविका दीदियों की तरफ से 5 करोड़ 60 लाख मास्क बनाए गए। लगभग 110 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य का मास्क का उपाय किया जा रहा है। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने बताया कि कोरोना संक्रमण का द्वितीय लहर जारी है। इससे बचाव के लिए मास्क की उपयोगिता काफी अधिक बढ़ गई है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार पंचायती राज विभाग के माध्यम से मास्क का वितरण करवा रही है। मास्क की जिम्मेदारी जीविका दीदी को दी गई। इन्होंने बताया कि बिहार के 38 जिलों में 999 मास्क उत्पादन केंद्रों में 30,000 के अधिक जीविका दीदियों के द्वारा अब तक 5 करोड़ 60 लाख मास्क का निर्माण किया जा चुका है। यदि राज्य के बिहार अन्य राज्यों से मास्क की आपूर्ति होती तो ऑर्डर प्राप्त होता है, तो बिहार की जीविका दीदियों उसे भी मास्क की आपूर्ति करने में सक्षम है। प्रत्येक दिन 10 मास्क निर्माण का लक्ष्य लिया गया है। अब तक करोड़ 110 से भी अधिक मूल्य का मास्क व्यवसाय किया जा चुका है। मास्क निर्माण से ग्रामीण के साथ ही लॉकडाउन के समय जीविका दीदियों को रोजगार प्राप्त होने के साथ ही लोगों को मास्क की आपूर्ति भी हो जाती है। मुजफ्फरपुर में पुलिस की गश्ती के तुरंत बाद बैंक लूटने पहुंचे बदमाश। जिले के मनियारी थाना क्षेत्र के बोनबरसा में मंगलवार की दोपहर पंजाब नेशनल बैंक की शाखा को लूटने की कोशिश की गई, मगर कैश काउंटर पर तैनात कर्मी की सजगता से घटना को विफल कर दिया गया। कर्मी ने लुटेरों को घिरते देख फौरन सायरन बजा दिया। इसके कारण सायरन की आवाज़ सुनकर ग्रामीणों की वहां भीड़ उमड़ गई। लोगों से घिरते देख लुटेरे जान बचाकर बाइक से भाग निकले। सूचना की मनियारी थाना की पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुट गई। पूछताछ का अपराधियों की हुलियों के आधार पर गिरफ्तारी की जांच छापेमारी की जा रही है। बताया जा रहा है कि दोपहर करीब 12:30 बजे के समीप पुलिस की गश्ती वहां से गुजरी थी। बैंक में पुलिस वाले चेक भी करने गए थे। चेक करने के जैसे ही तुरंत बाद पुलिसकर्मी वहां से निकले। इसके बाद समय बाइक 4 अपराधियों ने बैंक पर दावा बोल दिया। गार्ड के साथ मारपीट शुरू कर दी, मगर बैंक कर्मियों ने सजगता के साथ फौरन सलाइन बजा दी, जिसके कारण लूट की घटना पर विफल हो गई। बिहार लॉकडाउन 4 की महत्वपूर्ण बातें। पटना बीते 28 दिनों के बाद बुधवार को सलून, ब्यूटी पार्लर, सौंदर्य प्रसाधन सहित इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानें दोपहर 2 बजे तक खुली रहेगी। इसके साथ ही लॉकडाउन यथावत जारी रहेगी। जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने यह आशय का आदेश सोमवार को जारी कर दिया है। लॉकडाउन 4.0 का आदेश 2 से 8 जून तक प्रभावी किया गया है। डीएम की हिदायत दे दी गई कि लोगों को अपने मोहल्ले की दुकानें की खरीदारी करें। शहर में सैर सपाटा करने वाले के लिए खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आवश्यक सेवाओं और ई पास वाले वाहनों को ही परिचालन की अनुमति दी गई। सरकारी कार्यालयों के 25% कर्मचारी को बुलाया गया। निजी कार्यालय, मॉल, मार्केट कॉम्प्लेक्स बंद रहेंगे। सार्वजनिक परिवहन वाले वाहन 50% यात्री बैठाकर चलेंगे। शादी या श्राद्ध में 20 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति है। फल, सब्जी, डेयरी, मांस, मछली या किराना की दुकानें प्रतिदिन दोपहर 2 बजे तक खुली रहेगी। अन्य दुकानों को एक दिन बीच कर खोलने की अनुमति दी गई है। किराना, डेयरी, मिल्क, दूध, फल, सब्जी, अनाज मंडी, बीज, कीटनाशक व कृषि उपकरण की दुकानें खुली रहेगी। पेट्रोल पंप, एलपीजी, पशु चारा और जन वितरण दुकानें कोरोना मानक का पालन करते हुए दैनिक 2 बजे खुली रहेगी। लखनऊ पुलिस की सूचना पर पटना में तय होगी जांच की दिशा। बेशकीमती धातु कैल्फोलियम के साथ लखनऊ में गिरफ्तार पटना के शाहजहानपुर निवासी रविशंकर के मामले में पटना पुलिस को उत्तर प्रदेश पुलिस से कोई आधिकारिक जानकारी अभी तक नहीं मिली है। मीडिया रिपोर्ट के आधार पर पटना पुलिस ने स्थानीय लोगों से पूछताछ की, लेकिन इसमें कोई ज्यादा जानकारी पुलिस को नहीं मिली। लिहाजा पूरी जांच अब लखनऊ पुलिस की जानकारी पर टिकी है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि चूंकि स्थानीय लोग को कैल्फोलियम धातु मामले में जानकारी नहीं है, लिहाजा लखनऊ पुलिस के द्वारा जानकारी साझा करने के बाद जाँच को आगे बढ़ाया जाएगा। इसके लिए पटना पुलिस को यूपी पुलिस की सूचना का इंतजार पड़े रहेगा। इस मामले के तार पटना से जुड़ते ही पुलिस सक्रिय हो गई थी। पुलिस की छानबीन में पता चला कि रविशंकर अपने दोस्तों के साथ दुर्लभ पक्षी और महंगी धातु का भी धंधा करता था। हालांकि इसके खिलाफ पटना पुलिस के पास कोई मुकदमा दर्ज नहीं है। वहीं पटना के कंकड़बाग स्थित पंच मंदिर में किराए के फ्लैट में रहता था। बिहार में 18 जिलों को येलो अलर्ट की जारी। पटना इस वर्ष प्रदेश पर मौसम विशेष मेहरबान है। प्री मानसून के दौरान राज्य में पिछले 8 वर्षों में इस साल सबसे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। प्री मानसून के दौरान राज्य में औसतन 81.7 मिलीमीटर बारिश होती थी, लेकिन इस वर्ष प्री मानसून के दौरान यानी 1 मार्च से 31 मई तक राज्य में 267.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, जो सामान्य तौर में 227% ज़्यादा है। बिहार में अब राज्य में उमस काफ़ी बढ़ी हुई है। सोमवार सुबह से ही और साथ ही शाम तक उमस बनी हुई है। उमस के कारण लोगों को न घर और न ही बाहर चैन मिल रही है। दिन भर लोग पसीने से बदतर होते जा रहे। इस तरह की परिस्थिति के साथ ही आगे तक बनी रहेगी। 13 जून तक के आसपास राज्य में मानसून आने की उम्मीद जताई जा रही है। अब तक उमस, आंधी, बारिश और वज्रपात की आशंका बनी हुई है।
मौसम विज्ञान केंद्र ने उत्तरी बिहार के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विज्ञानियों का कहना है कि राज्य में मंगलवार को उत्तरी बिहार में बारिश हो सकती है, जिसमें सुपौल, अररिया, किशनपुर, मधेपुर, सहरसा, कोलिया, पश्चिम चंपारण, सिवान, सरन, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर और समस्तीपुर में भारी बारिश की आशा जताई जा रही है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब आप में से बहुत से जिसने हमें कमेंट करके दिया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिसके जवाब हमें अच्छे लगे उनके नाम है मनीष, चांद और कुश। आप हमारे सवालों के जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की, और आज के सवाल कुछ इस प्रकार है। क्या अब राज्य में बाढ़ की समस्या सामने है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। कल की खबरों के लिए हमारे साथ जरूर रहे। अगर ये वीडियो आप हमारे YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारे Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे। धन्यवाद।